अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कबल। हम देखते हैं कि आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो कोरोना वायरस का है और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एहतियात करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो इस चीज़ में जो सबसे इस वक्त अहम ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें कि हमें कोई भी काम या कोई भी चीज़ किसी के ज़ोर पर या डंडे के ज़ोर पर नहीं करवाना। हमें ये समझना है कि ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, ये हम सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। बारहा कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, एहतियात करें, और अभी भी जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तो जिंदगी में जो एहसास जिम्मेदारी है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इस वक्त इसकी जो अहमियत में आपको शायद बहुत हद तक अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर आप कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगे, अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करेंगे, उसमें कोताही करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और आप जो है ना वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इंसान को चाहिए कि चाहे वो उसके काम से मुतालिक जिम्मेदारी हो, चाहे वो उसके घर की जिम्मेदारी हो, चाहे वो आपको कोई मुआशरे से रिलेटेड कोई भी चैलेंज हो उससे मुतालिक जिम्मेदारी हो, आपके दोस्त रिश्तेदार आपके रुफ़क़ा, वो सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि आपको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो हम सबको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, एहसास करें और अभी जो सबसे ज़्यादा हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा जहाँ पर करना है कि वो है सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घरों में महदूद रहना है, बिला वजह घरों से बाहर नहीं निकलना। ये सबसे बड़ा और अहम नुक्ता है जहां हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। बारहा पुलिस वर्कर्स आपको समझा रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो आपको समझा रहा है कि मत निकले, लॉकडाउन की सूरत हाल है और ये आपके लिए किया गया है। तो हम सबको भी अच्छे शहरी होने का सबूत देना चाहिए, जिम्मेदारी से अपने घरों में मौजूद रहिए और जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उस पर अमल दरामद कीजिए। 1300 से ज्यादा केसेस पंजाब में रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध का जैसे कि भी बता रहे थे कि 800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। बिलाल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि फील्ड में मौजूद हैं, एहतियाती तदाबीर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो जनाब, जहां पर हम बात करते हैं कि दुनिया भर में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, 12 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अगर सबसे ज़्यादा सूरत हाल जहाँ पर तशवीशनाक है वहाँ USA में अब जो है वो बहुत ज़्यादा हालात ख़तरनाक हो चुके हैं और उसके बाद हमने देखा कि चाइना में अब काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, वो अपने कामों का भी अब जल्द आगाज़ कर रहे हैं, सर्विसेज को खोला जा रहा है। तो जनाब, अब जो हम कोरोना की बात करते हैं कि कोरोना से मुताल्लिक जो एहतियात है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें कैसे करनी है। हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद होते हैं वो आपको बारहा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम कैंपेन्स देख रहे हैं, मीडिया पर हम देख रहे हैं कि तवातुर से इस बारे में बात हो रही है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है। अभी भी आपके जहन में कोई इबाम है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते पूछ सकते हैं। जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर अली सकलैन साहब। और साथ साथ डॉक्टर तारिक महमूद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस हैं पाकिस्तान के, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं तारिक साहब। और उसके साथ साथ हिरा मानी जो कि मशहूर एक्ट्रेस हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी, आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सूरत हाल है डॉक्टर अली सकलैन साहब के, ये जो केसेस में इजाफा हो रहा है, फिगर्स बढ़ रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि कहा गया था कि लॉकडाउन होगा तो फिगर्स को रोक सकते हैं। सिंध में तो ये आउटकम नजर आ रहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब में बड़ा मुश्किल है अभी तक इसको केसेस की तादाद को रोकना। क्या वजह है इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिमशा कि आज आपने प्रोग्राम में जो है वो मुझे इनवाइट किया। लाजमी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो एक पैंडमिक जो कि ये कोरोना वायरस की है उसमें मुब्तला है और ये जो केसेस की डे बाय डे जो इंक्रीज़ है, अगर आप ग्लोबली देखें इसको, दुनिया का सारा डाटा देखें तो वहाँ पे जो तादाद है वो हज़ारों की सूरत में है। वहाँ पे बहुत तेज़ रफ्तारी से ये केसेस जो है ना सामने आ रहे हैं। जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी केसेस में इजाफा तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं हो रहा है,
आपने सवाल किया कि सिंध में अब कम हो गया और पंजाब में क्यों ज़्यादा आ गया। दो वजूहात मैं इसकी जो है ना वो बताता चलूँ। सबसे पहले तो सिंध ने, अगर आपको याद होगा, तो यो जितना भी लॉकडाउन का या जितने भी मेयर्स थे उन्होंने पंजाब से पहले शुरू कर लिया और डिटेक्शन भी जो केसेस की थी ना वो उस तरफ पहले हो गई। तो वहाँ पे इस चीज़ का जो फैलाव रोकने के लिए इस लॉकडाउन का सिलसिला है वो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। दूसरी बात यह है कि पंजाब आबादी के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब की आबादी अगर आप सिंध से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि वो डबल है। तो पंजाब में जब ये काम शुरू हुआ तो हम थोड़ा लेट थे। पहले तो आपको पता है कि गवर्नमेंट प्लस माइनस थी कि लॉकडाउन किया जाए ना किया जाए, फिर मेयर्स वगैरह सारी चीज़ों को करते करते तो हम थोड़ा सा पंजाब में इस बारे में लेट भी हुए, ये भी एक फैक्टर है। अब एक चीज़ है कि जो चीज़ जो केसेस ऑलरेडी कैरियर थे जो इस दरमियान में जिनसे जो ट्रांसफ़र जो स्प्रेड होना था वो तो हुआ। नंबर 2 यह कि चूँकि आबादी बड़ी है, केसेस डेफिनेटली पंजाब में ज़्यादा निकलेंगे, इसमें कोई ऐसी शक की बात तो नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ हेरा और मानी भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो हेरा और मानी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये सूरत हाल जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है इस पेंडेमिक में, जबकि कहा जा रहा है कि सिर्फ आपका बचाव तभी मुमकिन है कि आप अपने घरों में महदूद रहें, लोग अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, समझ नहीं रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोग बताएं कि आप लोग कब से घरों में आइसोलेटेड हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, आजकल शूट्स वगैरह सब कैंसिल हो गई हैं या अभी भी कुछ काम चल रहा है आप लोगों का? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रमशा आप? ठीक ठाक? क्या हाल है आपके रमशा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो है वो घरों में बैठे हुए हैं और डेफिनेटली ये जो बीमारी है या जो वबा है इसमें घर में ही रहना बेहतर है हम सबके लिए और घरों में ही दिल लगा रहे हैं। हालांकि तंग आ जाता है एक वक्त तक इंसान कि कब तक घर में रहे, लेकिन क्योंकि इसका हल ही यही है, इसका हल और कोई और है नहीं। आप जितना भीड़ में जाएंगे, रश में जाएंगे, हमारे लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रही है। इनफैक्ट देखिए हम भी इंसान है ना, अब इंसानों को भी, मुझे भी थोड़ा अरसे बाद ही समझ आई है कि ये एक खतरनाक चीज है। तो आई थिंक ये बहुत नई है हमारे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एक मेजर मसला है डिप्रेशन का है, क्योंकि दुनिया के जितने लोग हैं उनको आदत नहीं है घर में रहने। हर एक को कोई ना कोई काम करने के लिए बाहर जाते हैं, सुबह काम करके वापस आके आप डाइन आउट के लिए जाते हैं, बाहर लोग चाय पीने बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ करके आप बाहर जाते हैं। लेकिन बिल्कुल अब घर के अंदर इसलिए रह गए हैं क्योंकि हम सब लोगों को ये पता है कि ये जो वायरस है ये करीब रहने से जो है लगता है। तो जो इमीडिएट फैमिली है, जैसे कि हेरा, मैं, बच्चे, हम लोग इस तरफ हैं। हेरा की फैमिली अपने घर पे है, मेरी फैमिली अपने घर पे है और ये मुश्किल टाइम है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शन पे तो फॉलो अप करेंगे अदरवाइज मसला हो जाएगा। क्योंकि अभी कहते हैं कि 18 या 20 तारीख बाद सही सिचुएशन का पता लगेगा। किट्स नहीं थी, किट्स आई हैं, कितने टेस्ट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, अभी कोई डाटा ऐसा नहीं है। जिस जगह पे चाइना में हुआ था वहां तो बड़ा कंट्रोल्ड उनका चक्कर है चाइना का, तो पता चल जाता है वहां पे कि कितने लोगों को है, कितने लोगों को नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये ऐसी कंट्रीज हो गई, यहाँ पे स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए केसेस भी आगे पीछे आएंगे। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बिल्कुल, ऐसे तो यकीनी तौर पर बहुत हद तक मुतासिर हो रहे हैं और यकीनी जो सूरत हाल है वो समझ में नहीं आ रही कि कब तक ये रहेगा, कैसे कंट्रोल होगा। डॉक्टर तारिक महमूद साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर तारिक, की जो बात अभी मानी कर रहे थे कि हमने देखा है कि चाइना में बड़ी एग्रेसिव टेस्टिंग हुई, अगर हम बात करें जापान की, वहाँ पर भी हमने देखा कि या कोरिया की अगर बात की जाए, मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो जिन जिन कंट्री से एग्रेसिव टेस्टिंग की, कंट्रोल किया, डाटा कलेक्ट किया, अभी भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यही कह रही हैं कि असल सूरत हाल का अंदाजा इसलिए सही नहीं लगा जा सकता कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें केसेस हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, पता नहीं चल पा रहे क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या तरीकाकार हो सकता है इसका ताकि सही डाटा कलेक्ट हो, सही चीज मंजर आम पर आ सके, कि कैसे इसको मजीद कंट्रोल करना है? डॉक्टर तारिक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा
कि कल चाइनीज़ डॉक्टर इधर लाहौर आए हुए थे और उनकी एक मीटिंग थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें, और WHO के जो सरबराह है उन्होंने भी एक ही चीज़ कही। उन्होंने कहा कि इस वबा का मुकाबला करने के लिए आपको मैक्सिमम टेस्ट कराने चाहिए। हम पंजाब में शुरू में बड़े खुश थे कि पंजाब में केस ही कोई नहीं है और सारे केस सिंध में हो रहे हैं और वो बेचारे परेशान थे, लेकिन उसका जो मतलब ये बाद में पता चला कि हमने तो टेस्ट ही नहीं किए थे। आज भी अगर हम अपनी आबादी का टेस्ट करें तो बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव हैं लेकिन उनका पता ही नहीं है क्योंकि हमने टेस्ट ही नहीं किए। मैं हमारे 2 कुलीग डॉक्टर्स हैं, उनमें कोई सिम्टम नहीं थे, उन्होंने वैसे ही अपना टेस्ट कराया तो उनके दोनों मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर हैं और उनका भी पॉजिटिव आ गया और उनके बेटे का भी पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से बेशुमार लोग ऐसे हैं कम्युनिटी में जो कि शायद कैरियर, चूँकि अब ये लोकल स्प्रेड काफ़ी देर से शुरू हो चुका है, इसलिए पहले तो ये था कि जो बाहर से लोग आते थे सिर्फ उन्हीं में पॉजिटिव होता था और उन्हीं को हम ट्रेस कर रहे थे। लेकिन अब चूँकि लोकल स्प्रेड है तो इसमें हमें एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है वो कराने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम, और ये जो 3 मुल्क आपने नाम लिए, चाइना, जापान और कोरिया एक वाहिद मुल्क है जिसकी मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि मिसाल देनी पड़ेगी। इवन चाइना से भी वो आगे निकल गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो भी बंदा बाहर निकले, जो भी किसी से कांटेक्ट हो, वो कोई ना कोई मास्क, चाहे वो कपड़े का ही हो चाहे कोई भी हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखे। तो इस तरह से जब उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तो उनका जो नंबर ऑफ़ स्प्रेड था वो बहुत ही कम था, मिनिमम था। हमारे यहाँ अभी भी इतनी देर हो गई है और चाइनीज़ डॉक्टर ने कहा कि मिनिमम आप 28 डेज़ के लिए लॉकडाउन अभी जारी रखें और WHO ने भी कहा है कि लॉकडाउन को फ़ौरन ना हटाने की कोशिश करें क्योंकि अभी केस हम इंक्रीजिंग फेज़ में है। तो एक फ़ेज़ आएगी जब हमारा जो लेवल है, यानी जो नए केस आ रहे हैं, जो हील अप हो रहे हैं, जो ट्रीट हो चुके होते हैं, वो बराबर हो जाएगा, प्लेट्यू आ जाएगी। वो स्ट्रेट लाइन अभी हमारी नहीं आई, हम इंक्रीजिंग फेज़ हैं और उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग फेज़ में जाएंगे। तो जब तक हम डिक्रीजिंग फेज़ में नहीं जाते हमें पूरा सीरियसली इसको लेना पड़ेगा और हमें अपने लोगों को बताना पड़ेगा। बात समझने की ज़रूरत है कि इस कैपेसिटी को हमें कैसे बढ़ाना है। मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी, सकलाइन साहब से भी, लेकिन अब ये बताइएगा हिरा और मानी आप लोग कि इस वक्त काम किस हद तक मुतासर हो रहा है। शूट्स वगैरह सब कैंसिल हो गई होंगी यकीनी तौर पर, क्योंकि सभी जगह पर हम देख रहे हैं हर सेक्टर मुतासर हो रहा है और फिर इस वक्त सर्वाइव भी करना है इस माहौल में। तो क्या आप लोग इस वक्त कर रहे हैं, किस तरह से जाना वो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं अपनी? एक्चुअली हुआ ये, जब ये 18 या 19 तारीख को पता लग गया था, 20 को लॉकडाउन था, तो हमें जो सबसे मेजर फिक्र थी अपने काम की तो नहीं थी क्योंकि हम तो काम कर ही रहे थे और एक अच्छा था हमारे लिए, तो गैप आना बड़ा जरूरी था क्योंकि हम तो मुसलसल 2-3 साल से काम कर रहे थे। लेकिन एक जो मेजर हमें फिक्र थी वो एक डेली वेजेस वाले जो तबका था उसकी फिक्र थी हमें। इसलिए फिर हिरा जब अमेरिका से आ रही थी और मैं बैंकॉक से आ रहा था, मैं अपनी शूट करके आ रहा था, ये अपना शूट करके आ रही थी, मेरे पास तो मौका, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक राशन का सिलसिला शुरू करें उनके लिए जो कि नहीं कर पाएंगे, जो कि डेली वेजेस वाले हैं। बड़ा मुश्किल था इनिशियली, हमने अपने ही मदद की तहत मैंने हिरा ने स्टार्ट किया और आज मेरे ख्याल में कुछ 10वां दिन है और माशाल्लाह से 200 से 250 खानदान रोजाना हम जो है देख रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नीड होती है, जैसे कि राशन तो है ही है, इसके अलावा बच्चों का दूध हो गया, डायपर्स हो गए, दवाइयाँ हो गई और बेशुमार चीजें जो है हम कर रहे हैं और हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एक चीज थी जो हमने की। इस वक्त हम घर में बैठ के यही कर सकते थे, क्यों मेरा बिल्कुल घर में बैठ के और कर भी क्या सकते थे। देखिए हम तो जो है वो सारे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दे दिया हमें, लेकिन बस इस टाइम पे उन लोगों को सोचना है हमें बेशक एक से 2 लोग भी अगर आप केटर कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बस मुझे लगता है कि ये मुश्किल दौर है और इससे मुश्किल भी आएगा। अभी ये थोड़ा मुझे लगता है कि मई में और पीक आने वाला है या जून जुलाई में शायद और आएगा, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो और हालात बिगड़ेंगे। तो ये एक चीज है, लेकिन बस ये मैं कहूँगी जितने भी लोग देख रहे हैं इसमें डेथ जो है वो नहीं हो रही है इसमें कोरोना वायरस में यहाँ पर, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम्स या थोड़े से हम लोग इस तरह के आदी है कि हम लोग जो है वो हमारे थोड़ी इम्यूनिटी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इससे डरे नहीं।
और हम जो है इसको जो है और भीड़ में जा के लोगों में इसको जो है फैलाएं। प्लीज घर में रहे, प्लीज घर में रहे। अगर आप मुझे देख रहे हैं और थोड़ा बहुत भी मुझे प्यार करते हैं या मेरा काम देखते हैं तो प्लीज स्टे एट होम। मानी भी यही मैसेज देंगी यहाँ पे बैठ के। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए कुछ लोग तो बिलावजा में निकले हुए बाहर, लेकिन कुछ लोग बाकी मजबूर हैं, जो सफेदपोश लोग हैं। तो हम जैसे लोग हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जेडीसी कर रही है, चीपा, ईदी और बेशुमार लोग, सैलानी वेलफेयर, हमारे एक्टर्स में माया अली बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा अली जफर ने स्टार्ट किया हुआ है, फिरोज है हमारे एक्टर, वो कर रहे हैं। तो हर कोई अपने लेवल पे कर रहा है। उसका मकसद यही है, इतने बड़े दरिया में हमारा शहर 3-3.5 करोड़ का शहर है और इस शहर में अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जब ज़ल्ज़ला आया था अर्थक्वेक के टाइम पे भी बेशुमार मुखय्यर हजरात ने किया था, इस दफा भी ऐसे ही हो रहा है। कराची के तमाम लोग निकल आए हैं। ऐसे ही जैसे ये कौम जब भी मुश्किल घड़ी आती है, मानी तो हम सबको भी याद है कि ज़लज़ले के वक्त भी जिस तरीके से काम किया था और फिर जब सैलाब आए, मुख्तलिफ आफात आई, तो हम निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस हमने मदद करनी है एक दूसरे की और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से। मजीद भी बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं सुहेब, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब। वालेकुम सलाम मैडम, मुझे थोड़ा सा ये हुकूमत के बारे में बात करनी थी। जब ये टाइगर फोर्स तैयार हो गई है तो ये क्यों नहीं भेज रहे इधर लोगों के पास, लोगों को अंदर रखें ताकि ये टाइगर फोर्स ही उनके घरों तक पहुंचाए। हमारे रायमंड में बहुत ज्यादा मसला आ चुका है, बहुत ज्यादा ही पेशेंट निकल आए हैं, लेकिन इधर अभी तक कोई आदमी नहीं पहुंचा। ये हुकूमत पता नहीं क्या किस काम में मसरूफ है, हमें नहीं ये समझ आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेब आपने कॉल की। डॉक्टर सकलैन जी, जो बात हम कर रहे थे कि एक तो जितनी भी कैपेसिटी इस्तेमाल की जा रही है लोगों को रोकने के लिए, इसको खुद भी जिम्मेदारी का थोड़ा सा एक तो एहसास करना है। जैसे भी मैंने शुरू में भी कहा था जब शो का आगाज़ किया था कि हमारी जान है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी फैमिली है, हमसे ज़्यादा बढ़कर उसे कौन मोहब्बत कर सकता है। तो इसके लिए आपको खुद अपने घरों में महदूद रखना है। कब आखिर समझेंगे लोग दूसरों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि कोई आके उनको समझा दे या उनको घरों में बंद कर दे? जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम मिसालें चाइना की देते हैं, साउथ कोरिया की देते हैं, या बाकी हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं जी, तो रिमशा एक बात ये है कि हमें ये चीज़ तो बिल्कुल अपने अंदर भी सोचनी पड़ेगी। एज अ सोसाइटी, एज अ मुआशरा हम कहाँ पे खड़े होते हैं। ये आज से नहीं, ये हमेशा से इस तरह है। जी जी, सारी की सारी जिम्मेदारी बड़ा आसान है कि गवर्नमेंट पर डाल देना, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि कोई भी गाइडलाइन वो भले गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, डॉक्टर्स इस वक्त मैदान में हैं, पूरा हेल्थ सेक्टर आप देख लें, मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है और सारे एक ही बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि इसका चूँकि ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, आपने सिर्फ एहतियाती तदाबीर अपनी जो हैं वो कर लें तो उससे आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, सारा दिन अब मैं अस्पताल जाता हूँ, रास्ते में देखता हूँ पुलिस और बाकी जितने भी रेंजर्स, सारे सिक्योरिटी इदारे लोगों को रोक रहे होते हैं। लेकिन एज अ कॉम देखें, आप एक रिक्शे वाले को देख लें, 7-7 बंदे उसके ऊपर बैठे होंगे। हम जो एक डिस्टेंस वो पैदा करने का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लोगों को घरों में लॉकडाउन करने का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मकसद ये है कि एक दूसरे के साथ मेल जोल चंद हफ्तों के लिए अगर रुक जाए तो ये फैलाव रुक सकता है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अभी डॉक्टर तारिक साहब ने एक बात की कि साउथ कोरिया की जहाँ तक उन्होंने मास्क का इन्होंने बात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि आप देखें कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन या चाइना में आती है कि जी आपने घरों में बैठना है, तो वो कौम उसको फॉलो करती है। साउथ कोरिया सबसे पहला मुल्क था कि जहाँ पे मास स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई और उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी और 15 से 20 हज़ार डेली टेस्ट होते थे, जिसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया। आज आप यूएसए को देख लें, डेली 50,000 स्क्रीनिंग हो रही है। जर्मनी ले लें, 40,000 टेस्ट की कैपेसिटी के साथ इस वक्त काम कर रहा है। ये जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं ना, वहाँ पे जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, आल्दो कि इसमें बड़ी एक अच्छी और ख़ूबसूरत बात है कि 80% तक जो हैं
वो माइल्ड कंडीशन में या एसिम्प्टोमेटिक होकर उनकी रिकवरी हो जाती है। अभी डॉक्टर तारिक साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा स्प्रेड या बहुत बड़ा डेंजर जो है वो तो है कि जो साइलेंट पेशेंट है जिनको सिम्टम्स नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा मसला है, मैं समझता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान की कैपेसिटी जो कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है जी कि आज हमारे पास 40,000 या 50,000 भी किट्स अवेलेबल हैं, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि 25 करोड़ से 30 करोड़ की पॉपुलेशन को अगर आप 50,000 टेस्ट भी आपके पूरे मुल्क में हो तो ये तो 1% भी नहीं बनता। जब तक आपकी ये मास स्क्रीनिंग नहीं होगी और इसके साथ ये जो लॉकडाउन वाला सिलसिला, बिल्कुल ठीक चाइनीज़ ने कहा है, मैं भी पढ़ रहा था, उन्होंने हमें एक बड़ी खूबसूरत एडवाइस दी है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा कि हम जितना ज़्यादा ये जो लॉकडाउन या एहतियाती तदाबीर ये कर लें, बावजूद इसके केस पे मुश्किल है, हम उतने डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारा बजट उतना नहीं है। बिल्कुल लेकिन अगर देखिए ना, अगर सूरत हाल बिगड़ गई तो हमारा हेल्थ सिस्टम इसका कैपेबल नहीं है, जाएंगे। तो ये थोड़ी मुश्किल है, हमें इस थोड़ी मुश्किल में जो है ना वो सरवाइव कर गए तो आगे बेहतर होंगे हालात। राना सईद हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनको शामिल करते हैं। जी राना, क्या सवाल है आपका? जी, सबसे पहले तो 92 चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसके जरिए इस पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर से हमें जो है वो मशवरे दे हैं। इन सेकंड इंशा कबल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कार्ड में दिए। मैं डॉक्टर अली सुफियान साहब से पूछना चाहूंगा कि जब हम घर से निकले तो कौन से सेफ्टी मेजर हम अपनाएं, और जब वापस घर में हम आए मतलब तो कौन से सेफ्टी मेजर हमें अपनाने चाहिए, चूंकि हमें मजबूरी घर से बाहर जाना तो पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिदा हुसैन भी एक कॉलर हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। जी फिदा, सवाल कीजिएगा। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ। तो जब एक बंदे को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, उसके बाद उसको तो नहीं हो सकता है ना, इसके बारे में डॉक्टर से पूछना है। ठीक है, होने के बाद दोबारा तो नहीं इफेक्ट कर सकता। दोनों सवालों का जवाब लेंगे और हिरामानी से भी बात करेंगे कि अभी जो है वो किस तरह से हो रहा है, और जो लोग अभी भी आपके मदद के तलबगार हैं या जो लोग नहीं सवाल कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ भी नजर करनी है और देखना है। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। तो वेलकम बैक इन द शो। जाने से पहले जिस तरह से हम बात करते हैं, पहले कुछ सवाल आए, उनके जवाब ले लेते हैं, फिर आगे मजीद गुफ्तगू को करेंगे। तो सबसे पहले यही सवाल आया डॉक्टर तारिक साहब के, घर से निकलते वक्त क्या एहतियात करें, क्योंकि जो लोग जैसे फ्रंट लाइनर्स है या हम लोग भी रोजाना घरों से बाहर निकल रहे होते हैं। अभी सवाल भी किया राना सईद साहब ने कि रोजाना घर से बाहर जाते वक्त और घर में वापस आते वक्त किन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना है? देखें जी, मैं एक अमेरिकन डॉक्टर की रिसर्च पढ़ रहा था, तो उन्होंने पहले तो ये था कि अगर आप 3 से 6 फुट के फासले से रहें किसी से तो आपको ख़तरा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक रिसर्च पेश की कि ये जब कोई खांसता है या छींकता है तो उससे जो बड़े पार्टिकल हैं वो तो आधे घंटे में नीचे सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े माइन्यूट किस्म के पार्टिकल्स हैं वो 3 घंटे तक फ़ज़ा में सस्पेंड रहते हैं। तो एक बंदा यहाँ से छींक मार के वो या खांसी करके चला भी गया, उसके अंदर अगर वायरस था, उसने शेड किया, तो वो अगर 3 घंटे तक जो माइनर पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ से जो भी बंदा गुजरेगा वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्टेंसिंग, जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, सोशल की बजाय अगर हम वर्ड यूज़ करें फिज़िकल डिस्टेंसिंग, तो वो बहुत ज़रूरी है। जब बंदा बाहर निकले तो वो एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकले, और किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जहाँ पे पब्लिक हाथ लगा रही है वहाँ पे वो यूज़ करे सैनिटाइज़र, और अपने आप को ग्लव्स जो हैं वो बेशक घर में बना ले, टिश्यू से बना ले, कपड़े से बना ले, वो कम से कम कुछ ना कुछ उसे प्रोटेक्शन ज़रूर देगा। और जब भी घर वापस आए तो अपने हाथ को फिर साबुन से 20 सेकंड तक जो है वो धोना है अच्छी तरह से। तो ये सारी अगर एहतियातें करेगा तो पहली तो बात यह है कि कोशिश करें मिनिमम बाहर निकलें, और छोटे और बड़े लोगों को बाहर ना भेजें। जो यंग लोग हैं वो कोई ऐसी बहुत ज़रूरी काम है तो सिर्फ वही लोग बाहर निकलें, दूसरे लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम जब तक ये लॉकडाउन को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करेंगे हम इस डिज़ीज़ के ऊपर काबू
काबू नहीं पा देख रहे हैं सकते। डॉक्टर तारिक, एक और बात ये कि अभी ये भी हुआ है कि जैसा भी आपने भी बात की थी कि कोई सिम्टम नहीं है और आप कैरियर हो, आप उसके इफेक्टी हो। जैसे मैं रोजाना यहाँ पर काम के लिए आती हूँ, ऑफिस आती हूँ, अब घर जाती हूँ तो मेरे जहन में एक जरूर तशवीश है कि मैं भी साइलेंट कैरियर हो सकती हूँ। तो एक छोटे बच्चे के साथ क्योंकि मुझे डील करना होता है, वह टॉडलर 2 years old, तो मुझे उससे क्या एहतियात करने की जरूरत है या मैं कैसे बच सकती हूँ? क्योंकि अब कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं पता, और आप रोजाना कितने टेस्ट कराएंगे क्योंकि हम तो रोज ही बाहर निकल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन जी, में? आइडियली जो चीज़ है कि आप देखें, आपके जो कपड़े आपने पहने हैं, आपके साथ अगर कोई साइलेंट कैरियर है तो वो कपड़ों पे भी वायरस जा सकता है, आपके बाकी सारे जो जितने एक्सपोज पार्ट्स हैं वहाँ पे भी लग सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप घर जाने से पहले आप जितने आप उस वक्त तक किसी से ना मिलें, किसी के करीब ना जाएं, जाके पहले अपने हाथ वॉश करें, चेहरा वॉश करें, उसके अलावा वो कपड़े तब्दील कर दें और उसको उल्टा करके रैप करके किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सिर्फ आपके वो कपड़े धुलें, क्योंकि आप बाहर से होके आए हैं, आपको पता नहीं है, आप रोज़ाना अपने टेस्ट नहीं करा सकते। तो इसी तरह जितने भी चीज़ें जो एक्सपोज थी उनको अच्छी तरह से आप करके उसको अलहदा रखें और उसको डिसइंफेक्ट करके उसको अलहदा धो लें। जो तरीका जो बल्कि इवन ये है कि जो लोग इस तरह आते हैं, अगर बाथरूम 2 हैं तो वो जो बाहर जाने वाले लोग हैं वो अपना अलहदा बाथरूम, अलहदा टॉवल और जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको अलहदा रखें। और इस तरह से आप ऑब्जर्व करके अपने घर वालों के, चूँकि कोरोना घर में पैदा नहीं होता, आप बाहर से चीज़ों को अलहदा करें और इसमें कोई गलत बात नहीं है, या आपकी अपने घर वालों की सेफ्टी है। तो मानिए जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस वक्त में तो आपस में लड़ रहे हैं, सियासत भी हो रही है, और जिस तरह से हम मदद करने की बात करते हैं तो इस वक्त तमाम कॉजेस को पीछे छोड़ते हुए ये जज्बा आगे होना चाहिए। फिर ऐसे लोग भी हैं जो राशन जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, राशन जो है वो ले रहे हैं, दुकानों पर उनको बेच रहे हैं। तो इस वक्त मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज जरूर दें कि लोगों को क्या करने की जरूरत है, समझें कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, ये सारा वक्त इन चीजों का नहीं है। मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, सियासी झगड़े तो चलते ही रहेंगे। पाकिस्तान में जब से हम बड़े हुए हैं हमने यही देखा है, सब पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं, चाहे अभी पीटीआई की गवर्नमेंट है या जब वो नहीं थी तो सामने वाले करते थे, फिर ये कर रहे हैं, वो तो चलता रहेगा। उससे मुझे नहीं पता उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है। पाकिस्तान भर के, जैसे मुस्तफा कमाल ने कहा कि यूसी लेवल पे इतना आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आप उनको हाथ में देते, उसके ऊपर अपना MNA MPA बिठाते। तो ये जो 7 अरब का पैकेज दिया है, मुझे तो ये लगता है नैब के लिए एक और केस, एक और कहानी खुलेगी। अभी तो 8 महीने बाद नहीं तो साल बाद। खैर, बाकी जो आप लोगों की बात कर रही हैं, लोग ऐसे ही हैं, दुनिया भर के लोग ऐसे ही हैं। कानून जो होता है उनको जो है वो बाउंड करता है। पाकिस्तान में भी कानून है, मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने के लिए अमेरिका में भी भगदड़ मच गई, इटली में भी भगदड़ मच गई, पाकिस्तान में तो मचनी थी। तो ये जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं ये तो करेंगे, लेकिन जैसे हम हैं या और भी टीम्स हैं, बड़ा देखभाल करके, सोच समझ के जो कुछ लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको देना, यही सारा गेम है, यही सारा आर्ट है। तो जो हम कह रहे हैं, हमारी एक टीम बैठी होती है, वो आइडेंटिफाई करती है, ID कार्ड हैं, एक ऐप हमारे पास है जिसके जरिए हम देखते हैं कि पहले तो नहीं ले लिया, आज से कोई 1 हफ्ते पहले अगर लिए तो सही है, लेकिन फौरन तो नहीं, एक दिन पहले किसी ने राशन लिया और दोबारा हमारे पास पहुंच गया। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम मेजर्स हम ले रहे हैं। कराची में काफी सिस्टमैटिक है, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं, और हमने जो शुरू किया है, हमने लिखा भी है कि हम सिर्फ कराची बेस्ड काम कर रहे हैं। कराची की आबादी कोई यूरोप के कोई 50 शहरों से बड़ी हो, सिर्फ कराची की आबादी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है जो हम कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं। और लोगों को मैं ये कहूंगा कि भाई लोगों को, बिल्कुल ये बात तो सही है कि जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं मानी कि बड़ी जिम्मेदारी से आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें जो है ना वो तरक्की दे और आप लोगों को और तौफीक दे। कीप इट अप और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, उनको भी वेलकम करते हैं शो में, जो कि माहिर अमराज खून हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीकों से इलाज हो रहा है, कौन कौन से तरीके हैं कोरोना से बचने के लिए, निमटने के लिए, इलाज के, जो इस वक्त किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने का।
जो दो बातें आपने मिला दी हैं, इसके इलाज की बात, इस इलाज में सबसे अहम तरीन पहलू जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन का है, जो हमारी तमाम सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट यकसू है इस बात के ऊपर कि हमें जितना हम फासले पे रहेंगे, जितना हम दूर रहेंगे एक दूसरे से, उतना इस बीमारी का फैलाव जो है उतना कम होता जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह है और यही देखा गया है कामयाबी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन गुजरने के बावजूद, और 2 के नंबर बढ़ रहे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद ऐसे नहीं बढ़े जैसे कि दूसरे उन ममालिक में जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की थी। वहाँ पर तो अब ये 80-90 हज़ार 1 लाख को क्रॉस कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में, और अल्लाह करे आगे भी कंट्रोल में रहे। अब आ जाइए इलाज के लिए। इलाज कोई इसका कोरोना का कोई इलाज, किसी भी किस्म की कोई दवा, कोई स्टैंडर्ड ऑफ केयर इसके लिए नहीं है। जो भी चीज़ें की जा रही हैं वो ये जानने के लिए की जा रही हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर साबित होगी। और जो चाइना का जो तजुर्बा रहा है पिछले 3 महीनों में, और उन्होंने जिन दवाओं से, जिस तरीक़े इलाज से फ़ायदा उठाया और अपने मरीज़ों की जानें बचाई, और अब ईरान ने जो कुछ किया और जिस तरीके से उसको काबू किया, अमवात को काबू किया, वो हमारे लिए एक मशअल राह है और हम भी उसी पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 स्टडीज़ जो हैं वो शुरू हो रही हैं। एक स्टडी जो क्लोरोक्विन की मलेरिया की दवा की है, जो ड्रैप ने अप्रूव कर दी, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर उसको सुपरवाइज कर रही है। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर अभी गौर हो रहा है वो प्लाज्मा थेरेपी है, यानी जो पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो मैं तकरीबन आज से 2.5 हफ्ते पहले जो मैंने पूरी दुनिया के साथ इसको शेयर किया था कि इस तरीक़े के इस्तेमाल से इस कोरोना की वायरस से जो अमवात हो रही हैं उसको बचाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बेशुमार ममालिक ने ये काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में भी वी आर जस्ट गेटिंग रेडी टू स्टार्ट। तो डॉक्टर ताहिर, ये जो आपने की तरफ से अभी जिस तरफ आपने निशानदेही की, आपने एक बयान भी दिया था इससे मुताल्लिक कि जो भी आईजी चीज़ जिनके अंदर मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी, अब इसकी निशानदेही जिनके अंदर है उनके लिए लॉकडाउन भी ख़त्म किया जाए, उनको काम करने की इजाज़त भी दी जाए, तो क्या तरीक़ाकार होगा? फिर ये एंटीबॉडीज़ किस तरह से काम कर सकती हैं? इन अफराद की खुसूसियात क्या होती हैं? ज़रा इसके बारे में बताइएगा, और ये कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं इम्यूनोलॉजी और जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को समझने के सिलसिले की, कि जिन लोगों में आईजीजी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बन जाती है उसमें इम्कानात यही हैं कि वो उस शख्स में वायरस ख़त्म हो चुका है और उसके अंदर जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई है और दोबारा कोरोना वायरस के होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इम्यून तस्वुर किए जाते हैं और उनको सर्टिफिकेट दे के कि हाँ भाई आप को क्लियर है, अब आप अपने कामों पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये लोगों को लॉकडाउन से रिलीज़ करके मईशत का पहिया चलाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर वो अफराद जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हमारे फ़ौज के जवान हैं, हमारी पुलिस के जवान हैं, हमारे बहुत सारी हमारे मीडिया के लोग हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं ये, इन सब में आईजीजी लोगों का टेस्ट कराया जाए। जो आईजीजी पॉजिटिव हो उसका मतलब है कि उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और मुल्क की तरक्की में जो इस वक्त जो हंगामी कैफियत है उसमें अपना किरदार अदा करें और वो उसके ज़हन से ये बोझ हट जाए कि मेरे ऊपर जो है कोरोना वायरस का हमला हो सकता है। और जो कोरोना वायरस से आईजीजी नेगेटिव आ रहे हैं उनको वो तमाम एहतियात करने की ज़रूरत है जो को आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की है। सही है। अच्छा, तो अभी ये सवाल भी आया था, उसका जवाब भी लेने का कह रहे थे, तो ये बात क्लियर हो गई है। जो अभी क्वेश्चन आया, मेरे ख्याल से उनका नाम है मिस्टर फिदा हुसैन ने पूछा था कि दोबारा तो कोरोना नहीं हो सकता, तो उनका जवाब भी आ गया डॉक्टर ताहिर की बात से कि अगर आप इम्यून हो जाते हैं तो आपके चांसेस वेरी लो। एक और चीज़ डॉक्टर ताहिर शमशी साहब की जो बात आप कर रहे हैं कि आईजीजी टेस्ट होने चाहिए, ये किस हद तक मुमकिन है पाकिस्तान में हमारे यहाँ, और फिर ये एंटीबॉडीज फाइंड आउट किस में कैसे कर सकते हैं, पीसीआर टेस्ट में क्या फ़र्क है, ज़रा इन चीज़ों के बारे में मैं चाहूँगी कि आप क्लैरिफिकेशन ज़रूर दें। जी जनाब, आईजीजी जो एंटीबॉडी है इसको करने के दुनिया भर में 2 तरीक़े हैं। एक रैपिड टेस्ट कहलाता है जो कि 10-15 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट दे देता है, और एक तरीक़ा होता है जो एलाइजा बेस्ड कहलाता है, वो कुछ घंटे लगते हैं उसको टेस्ट करने में। अच्छा, ये इन दोनों टेस्ट की जो भी किट्स दस्तयाब हैं वो सारी की सारी स्टैंडर्ड वाली नहीं है। बहुत सारी किट्स ऐसी हैं मुख्तलिफ मुल्कों से आई हुई जो पाकिस्तान में बैन है फ़िलहाल, बिल्कुल वाज़ेह रहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल कोरोना की
डायग्नोसिस के लिए बिल्कुल बैन किया हुआ है। कोई लैब इस्तेमाल नहीं कर सकती कोरोना को डायग्नोस करने के लिए। अगर वो ऐसा करती है तो ये गैर कानूनी और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो ये उस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को चेक करने के लिए। अगर हम ये देखें जर्मनी, यूके और यूएस, इन्होंने पिछले गुजरे हुए हफ्ते में ऐसी किट्स आइडेंटिफाई की हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनमें फॉल्स पॉजिटिव यानी गलत रिपोर्ट आने के इम्कानात कम हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और उनके ज़रिए ये लोगों को स्टेप वाइज, स्टेज वाइज टेस्टिंग जो है वो करा दी। आज का दिन है, आज पीर का दिन है, 6 तारीख है, 6 तारीख से उन दोनों जगहों पे ये काम शुरू हो रहा है। और उनको ये एक तरह का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट इशू करेंगे, कागज़ का टुकड़ा जिस पे ये लिखा होगा कि ये शख्स IgG पॉजिटिव है और ये शख्स कहीं पर भी अपने कामों पे जा सकता है। तो यही काम हमारे मईशत का पहिया चलाने के लिए हमें भी एट सम पॉइंट, आज से ये काम शुरू नहीं हो सकता, ये काम शुरू होते होते भी 2 से 3 हफ्ते पाकिस्तान में भी लग जाएंगे। गुजरे हुए कल हुकूमत सिंध और हुकूमत पंजाब ने रैपिड डायग्नोसिस की किट, IgG वाली किट जो हैं उनको ख़रीदने की, इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। अब जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, NIH के एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में काम करने वाले, जो इस फील्ड के माहिर हैं, वो हुकूमत को अब ये राय देंगे कि कौन सी जो टेस्ट की किट है वो बेहतर है। दूसरी अहम बात, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये जो डायग्नोस्टिक किट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, वैलिडेशन के प्रोसेस से गुजर रही है। अगर वो लोकली बनी हुई चीज़ जो है वो आ जाती है तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी और आसानी के साथ दस्तयाब भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जिसमें अब हमें आगे हम होपफुली ये आ जाए ताकि ज़्यादा हेल्प हो सके, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। तो डॉक्टर सकलन, इस वक्त वाकई हालात काबू में हैं क्या, या बिल्कुल अभी सूरत हाल संगीन है? कुछ फिगर्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन है इस बारे में, क्या होगा आगे? जी, इस वक्त पहले तो बड़ा अच्छा आपने किया कि ताहिर शमसी साहब को आपने इन्वॉल्व किया है, जो ये प्लाज्मा थेरापी, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं। बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में थोड़ा सा इस बात करके कि ये शमसी साहब भी जानते हैं कि ये एक 100 साल पुराना मेथड है, लेकिन चूँकि देखना ये होता है कि किस टाइम पे किस चीज़ की जो फौरी ज़रूरत है और उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इस वक्त भी US में भी FDA ने भी इस चीज़ को एमरजेंसी के तौर पर इजाज़त देते हुए ट्रायल वगैरह शुरू हो गए। मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये अगर कैपेबिलिटी और ये स्पेशलिस्ट मौजूद हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को नंबर 1 इसके ऊपर फौरी तौर पर ये काम शुरू करना चाहिए। और जो हमारे क्रिटिकल और अफेक्टेड केसेस हैं, शायद उनमें से जो हमारा अमवात का जो रेशो है उसको फर्दर इससे कम किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा कि जी आगे क्या हम फोर्सी कर रहे हैं। डेफिनेटली जो इस वक्त आने वाले मेरे हिसाब से 2 से 3 हफ्ते जो हैं ये ज़्यादा अहम हैं, और इन 3 हफ्तों के अंदर हमारा जो अभी जो ट्रेंड है वो एक पीक आनी है। अभी हम एक प्लेट्यू फेज़ में नहीं ये कह सकते कि हमारे ये जो केसेस हैं कि ये इस वक्त प्लेट्यू, क्योंकि देखें जिस तरह हमारी रोज़ाना, पहले मैंने शुरू में ये कहा है कि हमारे पास जो स्क्रीनिंग कैपेसिटी है वो इतनी कम थी, अगर आप पहले हफ्ते में ले लें, और अब अगर वो डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम किट्स वगैरह मंगवा रहे हैं या जिस तरह हमें हेल्प मिल रही है और उसमें स्क्रीनिंग बढ़ रही है, तो केसेस की आइडेंटिफिकेशन उसी तरीके से बढ़ेगी। मैं समझता हूँ और मेरी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि पहले नंबर पर तो हमें ये काम करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं उनकी स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई किया जाए। और दूसरा ये है जो बेस्ट वे, जिस तरह हमें अब WHO और चाइनीज़ भी वाज़े तौर पर बता चुके हैं कि ये जो लॉकडाउन वाली पोजीशन है इसको फ़िलहाल बाहर रखा जाए, अदरवाइज अगले 3 हफ्ते जो है ना ये बहुत अहम है। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, अब ये भी बता दीजिएगा कि तो एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी हम पाकिस्तान में किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम असल फिगर्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कैसे इस पर काबू पाएंगे। और ये लॉकडाउन की एक्सटेंशन क्या इससे ज़्यादा मजीद भी हो सकती है, जैसे कि अभी अली सकलैन साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब के 2 से 3 हफ्ते मजीद लगेंगे। आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है ओवरऑल डॉक्टर शमसी साहब? देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी हमें, अगर हमें टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ानी है तो PCR की ख़ास तौर पे। और अगर हम IgG टेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में एलाइजा की
टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट में भी मौजूद हैं। अच्छा, उससे लॉकडाउन तो शायद अभी आगे चलेगा। कितने अरसे चलता है, 3 हफ्ते चलता है कि 4 हफ्ते चलता है कि 6 हफ्ते चलता है, कहना मुश्किल है। लेकिन लॉकडाउन को रिलीज़ करने का जो तरीका मैंने सजेस्ट किया है कि IgG एलाइजा के टेस्ट करवाते जाइए, बेहतर से बेहतर किट हासिल करके, और उसके बाद जो IgG पॉजिटिव आ जाएं, इम्यून मालूम होते जाएं, तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जिनमें IgG मौजूद है वो प्लाज्मा के डोनर बन जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो फौरी तौर पे मईशत का पहिया, मुल्क की मईशत का पहिया चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो ये दोनों काम हमें करने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे। सो वेरी क्विकली आप सबसे मैं चाहूंगी कि ज़रूर इस बारे में भी क्लियर मैसेज दें, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल शॉर्ट रह गया है, कि हुकूमत का साथ हम सब कैसे दे सकते हैं और इस वबा से कैसे महफूज रखते हैं। फर्स्ट डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब। जनाब, हुकूमत की दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल करें, उसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम मजहबी अहकामात पर अमल करने की कोशिश करें। ठीक है जी, डॉक्टर तारिक साहब। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा, ये हम कहते हैं ना कि इससे डरना नहीं लड़ना है, तो मैं एक होप ये दूँ कि हमारे यहाँ शायद हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा इम्यून हैं। और एक और भी स्टडी आई है कि जिन ममालिक में BCG का टीका शुरू में लगा, उन ममालिक में इसका फ़ायदा हुआ। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा खौफनाक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शम्सी साहब ने कहा कि हमें जो गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट की जो हदायत हैं, ये खुदा न खास्ता कोई अपोजिशन या गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये हम सब के बेसिकली अपने फ़ायदे की चीज़ें हैं, उन्हें हमें अडॉप्ट करेंगे तो हम इसके ऊपर बड़ी जल्दी काबू पा लेंगे। जी मेरा डॉक्टर सकलैन, योर मैसेज। जी मेरा तो ये मैसेज है कि बड़ा आसान सा और सादा सा, कि देखें जिस तरह हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और अगर आप इनकी एहतियाती चीज़ों को देखें तो बार बार दिन में हाथ धोएं, घर में बैठ जाएं, और इससे आप अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी, इसको सेहतमंद रखते हुए एक सेहतमंद पाकिस्तान की तरफ हम जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन द शो। और आपने इतने सारे लोग मदद की है, और आगे भी जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, वी होपफुली कि अच्छे नताइज सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब, अब कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की सूरत हाल पर। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात हुए कोरोना की वजह से, जो आलमी मार्केट्स हैं उसमें शदीद मंदी का रुझान रहा, पाकिस्तान में भी हमने देखा। और इसके इफ़ेक्ट्स ये जो आए हैं 3 माह के अंदर, ये आगे अभी कितना अरसे तक रहता है, क्या इसके असरात होंगे, सूरत हाल यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक है। तो फौरी तौर पर इक़दाम हो भी रहे हैं, करने भी चाहिए, और आगे इसका जो असर है वो चूंकि रहना है, क्योंकि अभी ये बताया गया वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से, कल हमने देखा कि असद उमर साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें कोट की, बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट की। तो उसमें कहा गया कि 2 रोज़ कबल जो कोरोना वायरस की जो वजह से हमने देखा कि 3 माह में मईशत को शदीद नुकसान हुआ, और ये जो नुकसान हुआ है ये 2 से 2.5 हज़ार अरब रुपए लगाया गया है। अब अगर बात की जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नतीजे में 1 करोड़ 23 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। बेरोजगारी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मायूसी की बात नहीं है, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल है जो कि पैदा होनी है। तो हमने इससे निमटना कैसे है, आज उसी पर बात करेंगे। और फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो तामीराती पैकेज है वो अनाउंस किया गया, और फिर वज़ीर आज़म की जानिब से कहा भी गया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो दिया जाने वाला पैकेज है उसके क्या असरात होंगे, उससे क्या रिलीफ मिल सकता है, कितनी सपोर्ट मिलेगी, और इस शोबे को सनत का दर्जा देना कितना अहम है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, इकॉनमी की सूरत हाल जानेंगे, आगे चैलेंजेस से हमने कैसे निमटना है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं शो में। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर शाहिद साहब। साथ साथ मेरे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं आबाद के, जो कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान है। वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले रहमान साहब, यही बात जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, बेरोजगारी बढ़
रही है, आगे मजीद बढ़नी है। हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। इस वक्त जो तामीराती शोबा है उसको सनत का दर्जा करार दिया गया। क्या समझते हैं आप, ये कितनी पॉजिटिव है और इसका आउटकम क्या होगा इस फैसले का? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमें जो ये सूरत हाल है, सूरत हाल में बहुत नेगेटिविटी पैदा होती चली जा रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि इस तरह की बुरानी कैफियतों में से बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ लगती हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करें प्रॉपर्ली और उस पर सोच के, समझ के, तदब्बुर के साथ, तो आप एक कदम आगे जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारी जो इकानमी का हाल था इस कोरोना वायरस की सिचुएशन से पहले भी, वो भी कोई इतना काबिल ज़िक्र नहीं था। बहुत प्रेशर्स थे हमारी इकानमी पे, और इसके बाद यकीनी बात है कि और बढ़ गया। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी है कि सारी दुनिया उसको डील कर रही है, सारी दुनिया उसके अंदर फंसी हुई है। वी आर नॉट दी ओनली वंस कि जिनके साथ ये इशू है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत नहायत अहसन कदम है जो उठाया इमरान खान साहब ने। ऑल्दो कि जिस पैकेज के हवाले से उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है, हम 8-10 महीने से उसको उनके साथ रेगुलरली परसू कर रहे थे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली FATF, IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रेशर्स थे, जिनकी वजह से वो करना चाहते भी थे तो नहीं कर पा रहे थे। मगर अब सूरत हाल ऐसी है कि सूरत हाल में पूरी दुनिया की इकानमी जो है वो चूँकि समझ लीजिए कि उसकी कमर टूट गई, तो उसके बाद यकीनी तौर पे हर मुल्क अब ये जो फैसला किया इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा तो देखिए ये है कि एक तो इंडस्ट्री का, मैं इंडस्ट्री की तरफ बाद में आऊँगा कि इंडस्ट्री को उससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो एक रिजर्वेशन रही फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जिसके लिए उन्होंने 12 लाख ख़ानदानों को एक रिलीफ पैकेज दिया, 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। ये एक बर्डन है जो हमारी इकॉनमी में बढ़ रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होगी तो हमारी वाहिद इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर अनस्किल्ड और कम पढ़े लिखा तबका जो है वो सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो उसमें यकीनी सी बात यह है कि वो लोग जिनके साथ ये खदशा फील किया जा रहा है कि चूँकि उनको अब रोज़गार मुयस्सर नहीं है, हम लोग एक्टिव हो जाएंगे तो हमारी एक्टिविटी के बाद यकीनन उन लोगों को रोज़गार मुयस्सर आ जाएगा। तो ये जो बर्डन बढ़ना था गवर्नमेंट पे, इंशाल्लाह ये बर्डन ग्रेजुअली कम होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको क्या लग रहा है, आप कैसे एक तो इस फैसले को देख रहे हैं और फिर ये जो तामीराती सनत है इसको बहाल कर दिया जाता है, जैसे कि अभी कहा कि वो तबका इसमें यकीनी तौर पर अपने आप को स्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त उसकी मुश्किल में थोड़ी कमी जरूर होगी। तो और कौन कौन सी सनतें हैं जो बहाल हो सकती हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बहाल होने से? देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त जो सबसे अहम काम है हुकूमत का, कौम का, ये कोरोना वायरस को फैलने से रोके। तो अगर हमने 14 तारीख तक लॉकडाउन रखा है तो ये ऐलान करना ही नहीं चाहिए था कि 14 तारीख से कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडस्ट्री को हम खोल देंगे। आप 14 तारीख को पहले रिव्यू कर लें कि इसको मजीद एक्सटेंशन की जरूरत है या नहीं। कल 300 लोग पाकिस्तान में इसमें आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब ये वक्त आ गया है हुकूमत और कौम ये समझ ले कि दुनिया वो नहीं रहेगी जो अब तक थी। तो आप फ्यूडल कल्चर से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इस वक्त जो अहमियत दुनिया भर में दी जा रही है और पाकिस्तान में, वो है तालीम और सेहत। मेरा सवाल ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत आम है, उससे दूसरे शोबों को भी फायदा होता है, मगर मेरा एक सवाल ये है कि क्या 202 ममालिक में इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस फैल चुका है? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने एमनेस्टी भी दे दी। अरे भाई, आप एमनेस्टी क्यों दे रहे हो? खुदा के गजब से डरे। क्या अभी चंद महीने पहले 1.5% पर प्रॉपर्टी माफिया को ये नहीं कहा गया था कि आपकी चोरी की प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स हैं, वो 1.5% पर माफ कर दी गई? अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क ने 1.5% पर चोरी की प्रॉपर्टीज को, चोरी के एसेट्स को माफ नहीं किया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहला था। अब उसके फौरन बाद अब भी आ गया कि जनाब मकानात बनाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जरूर बनाएं, हर एक का हक है, लेकिन अगर मेरे 23 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो क्या हुकूमत को पहले 2 कमरों के प्राइमरी स्कूल नहीं बनाने चाहिए थे? हमारे यहाँ आपने देखा कि जब बीमारी आई तो पता चला कि हमारे यहाँ जो सेहत की है, इलाज मालजे की सहूलियात नहीं है। तो क्या हर शहर में, छोटे छोटे इलाकों में छोटी छोटी पहले डिस्पेंसरी या 2 कमरों की, 3 कमरों की नहीं बनानी चाहिए थी? सेहत और तालीम, सेहत और तालीम, ये बुनियादी अहमियत थी। मकानात का नंबर उसके बाद आता है, लेकिन एमनेस्टी देना मेरे ख्याल से गुनाह है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि 202 ममालिक में आया, किसी मुल्क ने एमनेस्टी देने की शुरुआत नहीं की सिवाय हमारे। जी
ये जो सूरत हाल है इसमें अगर बात की जाए कि आपने जॉब्स देनी है, आपने काम देना है उस तबके को जो कि डेली वेजेस पे काम करता है और वो मुतासर हो रहा है, तो यकीनन तौर पर अभी तालीम का अगर सेक्टर की बात की जाए बंद पड़े हुए हैं स्कूल कॉलेजेस, सेहत में हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है और इसमें मजीद बेहतरी लाने की भी बात हो रही है। तो आप नहीं समझते इस पर कि अगर उनको रोजगार मिलेगा तो उनके घर की दाल रोटी भी चलती रहेगी और फिर किस हद तक आप कब तक उनको जो है ना वो हुकूमत बैठ के रिलीफ देती रहेगी या पैकेजेस देती रहेगी? नहीं, मैं यही आपसे कह रहा था कि आप शुरू करें स्कूल से बनाने से, प्राइमरी स्कूल बनाने से शुरू करें। 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो 22 मिलियन है। यानी आपको स्कूलों की तादाद दुगनी करनी है या डबल शिफ्ट भी करना है, आपको डिस्पेंसरियां बनानी है। तो मैं ही चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन को, मैं बिजनेस को जरूर शुरू करें। एक तो 14 अप्रैल में कुछ जल्दबाजी कर दी, दूसरे ये एमनेस्टी देना जो है वो गुनाह है, और तीसरा ये था कि पहले यहाँ से, लेकिन एक और बात मैं करने वाला हूँ आपसे। भाई सवाल ये पैदा होता है कि किसी और मुल्क ने क्या एमनेस्टी से शुरू किया, क्या 1.5% पर? अभी इसी प्रॉपर्टी को हमने कहा था कि 1.5% पर आप दे दें और आपकी प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स माफ हो गई। अब उसके फौरन बाद फिर प्रॉपर्टी पर ही आ गए। तो आप स्कूल से शुरू करें, अस्पतालों से शुरू करें। और दूसरी बात ये थी कि अगर करने का काम है तो मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए, अब तक 700 अरब रुपया हमने दिया है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। 700 अरब रुपया दे चुके हैं शुरू से अब तक। तो क्या आपको कोई तब्दीली नजर आई? नहीं आई। उसकी वजह क्या है कि हुकूमत की सारी पॉलिसियां जो है, इस हुकूमत की भी और पिछली हुकूमत की, वो फ्यूडल कल्चर। मिसाल दे दूं मैं आपको, अभी ये हुआ कि जब आपने शरह सूद कम की तो उससे फायदा हुआ कि जनाब जो लोग कर्जे ले रहे हैं उनको सस्ते कर्जे मिलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 51,000, मैं ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, 51,000 इदारे ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 7,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। उनको आपने फायदा पहुंचा दिया कि आप सस्ता कर्जा ले लें। लेकिन जो 2 करोड़ आदमी जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा है उनकी शरह मुनाफा आपने कम कर दी 11.25 से 9.5। तो मेरा कहना ये क्या तमाशा है कि आप 51,000 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 2 करोड़ आदमियों को जो शरह मुनाफा दिया जाता है उसमें आप कमी कर रहे हैं, जो कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी एमनेस्टी देने के लिए तो आप कानून में तब्दीली करते हैं, और जो आईन पाकिस्तान में लिखा है, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में लिखा है कि खातेदारों को बैंकों के मुनाफे में शरीक करें, आप उनका मुनाफा में शरीक करने के बजाय उनका शरह मुनाफा कम कर देते हैं ताकि कर्जे जो कम शरह सूद पे दिए जाएं। तो अब दुनिया बदलेगी, ये फ्यूडल कल्चर छोड़ना पड़ेगा। और एक है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, मैं जो जुमला आपको बता दूं, एक जुमला बता दूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को बेकारी ना बनाएं। खवातीन हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उनको नकद रकम देने के बजाय आप माइक्रो फाइनेंस के तहत कर्जे दिलवाएं। तो और उसमें 20% बैंक से कहते हैं कि आप जो है वो पैसा खुद लेके आए, वो आप माइक्रो फाइनेंस से दें। तो अगर आप 100 अरब रुपया बेनजीर इनकम ये बातें हैं, यकीनी तौर पर है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। रहमान साहब भी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। मैं अर्ज यह करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब जो हैं बहुत मतलब लर्नर्ड हमारे वो हैं, क्या कहते हैं आपका, इक़्तिसादियात के माहिर। सवाल ये है कि इस वक्त इक़्तिसादियात के ऊपर जो बात ये फरमा रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस, स्कूल बनाने की बात, ये 2 कमरों के स्कूल बनाने की बात सर लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट ना, एक बात। दूसरी बात ये कि शायद इस बात को ये सर्फ नज़र कर रहे हैं यहाँ पे कि जब डेवलपमेंट होती है, नई स्कीम्स बनती हैं, तो उन स्कीम्स के अंदर प्रोविजन हॉस्पिटल का भी होता है, उसमें स्कूल्स का भी होता है। तो ऑब्वियसली जब मकानात बनेंगे, लो इनकम हाउसेस बनेंगे, तो उनके साथ स्कूलों की तादाद और तमाम चीज़ें, ये पार्ट होता है एक टाउन प्लानिंग का। उसके अंदर आपको ये प्रोविजंस रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 लाख मकान बनेंगे, जो कि अभी एक ऐसी फिगर है कि जिसको आप ड्रीम कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मकान भी अगर बनते हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मकानों के साथ साथ जब वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर होते हैं तो उनके लिए आप अम्यूनिटीज़ भी देते हैं, जिसमें स्कूल होता है, मस्जिद होती है, क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल होता है। आपने 50 लाख घरों की तामीर का जिक्र किया तो इमरान खान की स्कीम भी मेरे जहन में आ गई। इंतखाबी वादा था कि वो बनाएंगे और पूरा होगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए क्या हम समझते हैं कि वहाँ इस कैपेसिटी में लोगों को यूटिलाइज करते हुए हमें तामीर होते हुए नजर आ जाए? एक्चुअली जो यहाँ कन्फ्यूजन जो है मेरा ख्याल है माहिरीन मुआशियात को, वो ये है कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये हमको कोई रिलीफ दिया गया, रिलीफ पैकेज दिया गया या हमको एमनेस्टी दे देगी। मैं ये समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है।
30 अरब रुपए की जो उन्होंने वो दी है रिलीफ, वो रिलीफ दिया है उन लोगों को जो लोग मकान खरीदेंगे। इसमें देखिए वो पैसा हमें बेनिफिट नहीं करेगा, वो पैसा बेनिफिट करेगा क्योंकि 11% की शरह सूद है, उसके बजाय वो लोग जो ये लो इनकम हाउस लेंगे उन लोगों को 9% के ऊपर 7% पे या 6% के ऊपर। लेकिन ये भी तो कहा गया है ना कि इन्वेस्टर्स को जो है वो सोर्स नहीं पूछी जाएगी और सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, तो ये भी तो वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये है कि देखिए अगर 11% से 7% कर रहे हैं तो 4% का डिफरेंशियल जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी फॉर दोज अलॉटीज, तो वो हमें बेनिफिट नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो पहली मरतबा मकान अपना बेच रहा है उसको ये रिलीफ दे दिया गया कि वो मकान अपना बेचता है तो उसको उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है ना। उससे बेनिफिशियरी उसका कौन है? उसका बेनिफिशियरी भी वो है जो पहली मरतबा अपना मकान बेच रहा है, उसको बेनिफिट होगा। जो बेनिफिट हमें बज़ाहिर जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिला है वो ये मिला है कि हमें चूंकि इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, इससे पहले इट वाज नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कभी इंडस्ट्री नहीं माना गया, जबकि पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री है। और इसके अंदर चूंकि इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करना है साइमल्टेनियसली या पैरेलल, अब जो हमने ये बंद कर रखा है, लॉकडाउन कर रखा है, इस लॉकडाउन के जो असरात हैं इनको कम करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। उस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जहाँ इन्वॉल्वमेंट है 72 एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया पहले ही कि वो लोग जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं या कम पढ़े लिखे हैं, ना बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, ये बेनिफिट इनडायरेक्ट और जाएगा। तो बेसिकली देखना चाहिए कि इस वक्त जो बूस्ट की ज़रूरत है, एक बूस्ट की ज़रूरत है, उस बूस्ट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और इकोनॉमी का पहिए को आगे बढ़ाने के लिए नहायत ज़रूरी था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस वक्त रिवाइवल का मौका दिया जाए। अगर ये नहीं दिया जाता तो वैसे ही पिछले 2 साल से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पाकिस्तान में कम थी। यहाँ हर साल जिन मकानों की जो तादाद रिक्वायर्ड होती है एवरी ईयर, उसके मुकाबले में 25% बन पाते हैं। तो ये जो आपका गैप है ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ हो सकता है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमिस्ट का कि भाई हमें कोई शायद ऐसी एमनेस्टी दे दी गई, पहले एमनेस्टी दे दी गई। सिर्फ ये कहा गया ना कि भाई आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इस साल कि आपने अगर ज़मीन ली तो ज़मीन लेके आप कहाँ पे बनाते हो। बेसिकली आप बिल्कुल सही समझिए, ये एक कदम आगे है वही 10 लाख घरों के मंसूबे के लिए। सही, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि इमरान खान साहब चले इस मौके को मद्देनजर रखते हुए जो अपना वादा है वो भी पूरा कर दें, ताकि जो रिलीफ आवाम को देना है, बज़ाहिर अगर ये 50 लाख घर भी तामीर हो जाते हैं तो रिलीफ आवाम को ही मिलना ही उसी के लिए थे और जिस तरह से अनाउंस किए गए थे। शायद साहब, ये जो बिल्डर्स को हम बात कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टर्स ले आए, बिल्डर्स आ जाएं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम करें, ज़राए नहीं पूछे जाएंगे, ये भी एक तरह की एमनेस्टी है, फ़ायदा ही हो रहा है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त आवाम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, या इस वक्त वो माहौल है, या आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलना चाहिए यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अहमियत नहीं है। मेरा सिर्फ कहना ये था कि अभी आपने चंद माह पहले 1.5% के ऊपर बिल्डिंग्स की प्रॉपर्टीज को माफ किया था, जो पाकिस्तान की तारीख है या दुनिया की तारीख में कभी भी किसी मुल्क ने 1.5% पर प्रॉपर्टी को माफ नहीं किया, चोरी के पैसे से, स्मगलिंग के पैसे से। अब उसके बाद आप दूसरा पैकेज ले आए और फिर आपने कहा जी एमनेस्टी। अब तमाशा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मेरी इनकम है इस साल 1 करोड़ रुपए की, मैं उसमें टैक्स नहीं दूंगा और उसको मैं प्रॉपर्टी में डाइवर्ट कर दूंगा कि जी ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन में लगा रहा हूं। फिर जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो फिर वही तमाशा शुरू हो जाएगा। सवाल ये कि क्या हम बगैर एमनेस्टी के जिंदा नहीं रह सकते? मैं आपको एक जुमला बता रहा हूं कि दुनिया की तारीख में किसी मुल्क ने इतनी टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जो पिछले 25 साल में पाकिस्तान ने दी है। उसकी वजह यह है कि हमारा टैक्स जीडीपी रेशो जो है वो बेइंतहा वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंस्ट्रक्शन को सब्सिडी ना दें, बिल्कुल दें। चोरों को ये मौका देना कि आप जो है एमनेस्टी हमने दे दी, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाली भी तंग करेंगे और जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं वो भी तंग करेंगे। टैक्स चोरी का रुझान बढ़ेगा। हमारा टैक्स जीडीपी रेशो इस वक्त वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। उसकी वन ऑफ द वजह यही है कि हम एमनेस्टी देने की कोई 12, 13, 14 एमनेस्टी दे चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में तालीम और सेहत का बजट हमारा वन ऑफ द लोएस्ट है। वो हम बढ़ाने की जरूरत थी कि इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके, जो हमारी बेरोजगारी का रेशो बढ़ना है। जी, एग्रीकल्चर की मैं आपको
ज़राअत की जरूरत थी, आप छोटे किसानों को दें, और जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उनको घर में बैठ के काम करने का मौका दें। आप जो है खवातीन को सिलाई की मशीनें दें, वो कर्जे दें। एमनेस्टी का देने से मैं सख्त खिलाफ हूँ। आप कितनी एमनेस्टी देंगे? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि 14 एमनेस्टी दे दी जाए, तो दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दी? और तालीम को आप नजरअंदाज करते चले जाएं। क्या इस साल तालीम की मद में पीटीआई ने 1700 अरब रुपया का मुख्तस नहीं किए ताकि जो टैक्स चोरों को फायदा पहुंचा सकेगा? ये फ्यूडल कल्चर अब आपको छोड़ना पड़ेगा। ये दुनिया वो नहीं रहेगी, वरना जो है ना हालात बहुत खराब होंगे। आप तमाम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, आप बरामदात को भी सपोर्ट करें, लेकिन आप जिन लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है उनका मुनाफा कम कर देते हैं, और जिनको कर्ज दे रहे हैं उनको आप बारात देते चले जाते हैं। ये नहीं चलेगा। सब्सिडी देना जरूरी है, दे दें, मुझे एतराज नहीं है। मुझे एतराज है कि प्रायोरिटी अभी नहीं करनी चाहिए थी। अभी प्रायोरिटी आप कंस्ट्रक्शन करें, स्कूल से शुरू करें, 2 कमरों की डिस्पेंसरी से शुरू करें, जो पाकिस्तान में पहले हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई। तो आप तालीम और सेहत की तरफ जाएं। एमनेस्टी देना गुनाह है। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शाहिद, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बड़ा खौफ है जिसमें हम मुब्तला हैं। बारहा हम बात तो कर रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो डर है वो दिलों में बैठ चुका है। तो कैसे इस डर का मुकाबला करें? इस जो फिजिकल प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, इससे हमें निमटना कैसे है, निकला कैसे जा सकता है, और इस खौफ का मुकाबला कैसे करना है, बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो कासिम अली शाह साहब। पहले तो आपकी खैरियत दरियाफ्त करी थी, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले फिर यही बात करना चाहूंगी आपसे इसके बाद कि लोग जो इस खौफ में मुब्तला हैं, इस खौफ का शिकार हो रहे हैं, क्यों, और फिर निमटना कैसे, निकलना कैसे इससे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि कोरोना का खौफ इब्तदा पे कोरोना की बातचीत थी, खौफ की ज़रूरत थी ताकि लोग एहतियात करें, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ एहतियात अपनी जगह पे, लेकिन लोग नफसियाती तौर पे और जहनी तौर पे, असाबी तौर पे बड़ा कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये खौफ और ख़दशा कि हम मर ना जाएं और कहीं मौत का शिकार ना हो जाएं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस खौफ पे काबू पाना बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये खौफ आप एहतियात करते हैं और आप इस खौफ से अपने आप को मोहतात बना लेते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस खौफ के साथ आप खब्त का शिकार हो जाएं और आप हर वक्त घबराए रहें, डरे रहें और आपकी ज़ाती ज़िंदगी ख़राब होने लग पड़े, आपके सोने जागने के मामूलात ख़राब होने लग पड़े, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि कोई ना कोई गलती हमसे ऐसी ज़रूर हो गई है, समझने में, जिसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। कासिम अली शाह साहब, ये जो लोग गलत कदम उठा रहे हैं, खौफ में तारी हो रहे हैं, कैसे ना होने दिया जाए खौफ तारी अपने ऊपर? देखिए, क्राइसिस में सबसे बड़ा इम्तिहान ईमान का इम्तिहान होता है। आपका अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा, अपने रब की ज़ात पे यकीन, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना ज़्यादा अल्लाह को याद करते हैं, आप उसकी नेमतों को जो आपको मिली ज़िंदगी में उनको याद करते हैं, आप उतना इत्मीनान में चले जाते हैं। तारीख़ में एक बड़ा शानदार वाक़या है किसी ऐसे ही क्राइसिस को समझने के लिए कि एक बड़ा शानदार बादशाह था महमूद गज़नवी। उसका बड़ा लाडला एक मुलाजिम था जिसका नाम एयाज था। तो एक दफ़ा बादशाह ने एक खरबूजा मंगवाया और अपने सारे दरबारियों को बमा एयाज के सबको खड़ा किया और उस खरबूजे को काट के काशें एक एक सबको देनी शुरू कर दी। जो भी उसको खाता था, खरबूजा इतना कड़वा था, इतना कसीला था कि किसी से खाया नहीं जाता था, वो सब थूक देते थे। लेकिन जब एयाज की बारी आई तो उसने वो पूरी काश खाई और हाथ मले और कहा, बादशाह सलामत, मज़ा आ गया। तो बादशाह ने कहा कि इतना खुला तजाद, यानी सब कह रहे हैं मज़ा नहीं आया और तुम कह रहे हो कि मुझे तो मज़ा आ गया, किसी से खाया नहीं जा रहा। उसने कहा, बादशाह सलामत बड़ा ज़बरदस्त था। उसने कहा, सच बताओ क्या है? उसने कहा, जी मुझे तो इतना मज़ा आया मैं बता नहीं सकता। बादशाह ने कहा, मैं गर्दन उतरवा दूंगा, सच बताओ। उसने कहा, बादशाह सलामत सच ये है कि ये बड़ा कड़वा है, ये बड़ा कसीला है, ये बड़ा बद जायका है, लेकिन आपके हाथों से मैंने इतने मज़ेदार फल खाए हैं, मेरा दिल नहीं किया
कि मैं इसकी बदतरीफ़ी करूं। अल्लाह की इतनी नेमतें आपने खाई हैं, अल्लाह ने इतने करम आप पे किए, अगर कोई थोड़ा सा कड़वा कसीला फल खाना पड़ गया तो आपको गिला और शिकवा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी इस वक्त जो हालात हैं कासिम अली शाह साहब, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें इस डिप्रेशन से, इस खौफ से निकाल सकती हैं? सबसे ज़रूरी है कि आप मसरूफ़ रहें। आपकी जो मसरूफियत है घर में रहते हुए भी, हम लोग दरअसल घर में रहने के आदी नहीं हैं। अभी मैं सुबह एक न्यूज़ पढ़ा, बाहर से जो पेपर सारे पब्लिश होते हैं, तो फ्रांस में 33% जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ गई है, मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ गए हैं। मुझे कल ही किसी चैनल को जो लीड कर रहा होता है कनाडा से कॉल आई और उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप टॉपिक किस पे बात करना चाहेंगे? उन्होंने कहा जी हम कोरोना के खौफ पे बात नहीं करना चाहते। मैं कहा फिर क्या बात करनी है? उन्होंने कहा जी घरों में झगड़े बढ़ गए हैं, हमें इस पे बात करनी है, लोगों को आदत नहीं है घर में इतने देर रहने की, तो हमें कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, रीडिंग राइटिंग, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, और जहाँ जहाँ ज़िंदगी में कमी है ज़रा ढूंढिए आपकी ज़िंदगी में कहाँ कमी है, कहाँ पर खला था, कोई स्किल्स ऐसी सीखने वाली रह गई थी, कोई लर्निंग थी, कोई नॉलेज नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई अपनी पर्सनैलिटी में कमी थी, उस कमी को फिल कीजिए। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं जिस दिन ये लॉकडाउन शुरू हुआ मैं तब से ये प्रीच कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू कीजिए, आपके बड़े अखराजात बचेंगे, आपकी बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ आप अपने बुजुर्गों को टाइम दे सकते हैं, आप होम बेस्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप घर में जो गेम्स खेली जा सकती हैं बच्चों के साथ वो खेल सकते हैं, और इससे बढ़ के जो सबसे बेहतरीन काम है वो इबादत जो है। एक्टिविटीज़ हमने छोड़ दी थी हमें वो रिज्यूम करने का मौका मिला है। कॉलर है हमारे साथ फैसल, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, वालेकुम सलाम। फैसल नायब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से जी। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं, पूछिए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि वही जो अभी न्यूज़ पे हम डेली देख रहे हैं या ओवरऑल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा आने लग गए ना, और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 92 न्यूज़ का सबसे एक बड़ा अच्छा ये बेनिफिट है कि कभी ये डॉक्टर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं गाइड करने के लिए, और आज आपको ले आए हैं, तो इससे थोड़ा सा ठीक है। आपका शुक्रिया फैसल। और जिस तरह से कासिम अली शाह साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे देख के पोस्ट और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो क्या करें हम इस पे? अच्छा देखिए, आपको पहले तो तय करना है कि हर बात, हर इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचती है वो ठीक नहीं होती। आपको तहकीक कर लेनी चाहिए, आपको पहले जानना चाहिए कि जो बताने वाला है वो कितना मुस्तनद है। आप नोट कीजिए, जैसे ही कोरोना का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तो बड़े वॉइस मैसेज आना शुरू हुए। उन वॉइस मैसेज में कुछ वॉइस मैसेज ऐसे थे कि ओ यार, शुरू एकदम होते थे, ओ यार तुम्हें पता नहीं है ये कितना ज़्यादा फैल चुका है और कितना नुकसान होने लगा है। अब इस तरह के वॉइस मैसेज जिसमें हमें पता ही नहीं है कि ये आवाज़ किसकी है। फिर एक दिन तो सबसे बड़ा लतीफ़ा हुआ और बड़ी दुनिया ने उसको फॉलो किया। एक वॉइस मैसेज चला जिस पे वो कहा जा रहा था कि जी रात को अपने कपड़े आप घरों के अंदर रखें और बाहर ना निकलें, रात को आर्मी के हेलीकॉप्टरों ने स्प्रे करना है। आप लोगों की सादगी देखें कि किस कदर सादा लोग हैं। उन्होंने अपने कपड़े और सामान घरों में रख के बैठ गए कि रात को पूरी की पूरी पाकिस्तान के बॉर्डरों से लेके कोने कोने पे हर शहर पे स्प्रे होना है। ये लोगों की सादगी है। हमें कहीं ना कहीं ये मिजाज अपनाना चाहिए कि किसी मुस्तनद बंदे की बात पे यकीन करें, कि कोई ऐसा बंदा जिसका कोई हवाला हो। इस क्राइसिस से तो हर कोई अपना चूरन बेचने लग पड़ा। आप देखें बड़ी दुनिया प्याज गंडे से इलाज बताने लग पड़ी है, बड़ी दुनिया भूख से इलाज करने लग पड़ी। बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं क्योंकि घरों में लॉकडाउन है, कोई और एक्टिविटी ऐसा सच नहीं है, वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन है, कितनी देर कर लेंगे। तो अब ये जो सोशल मीडिया पे हम टाइम सर्व कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी क्योंकि अब आप जब मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया ऐप्स पे स्क्रॉल करते रहेंगे और वो चीज़ें आपके सामने से सर्कुलेट होती रहेंगी। तो थोड़ी देर इसको रखना भी चाहिए, थोड़ा सा एक पॉज खुद इधर भी दे। मेरा ख्याल है कि हमें ये टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है।
हमें टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे लिए बनी है, इसके लिए हम पैदा नहीं हुए थे कि ये हमें कंट्रोल करे। तो हमें एक तरीक़ाकार से कि हमें कब इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह के ग्रुप्स में हम मौजूद हैं। वैसे एज एवरेज जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये बताते हैं इंसान का एवरेज माइंड नेगेटिव सोचता है, ज़्यादातर नेगेटिव सोचता है, खदशों को सोचता है, खौफ को सोचता है। वो जब भी कहीं कुछ होता देखता है तो उसको लगता है ये उसके साथ हो जाना। फियर की डेफिनेशन ये है, फियर एक ऐसी अजम्पशन है जिसको हम एक फॉल्स अजम्पशन को रियल समझने बैठते हैं। जब रियल समझते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये हकीकत पे मबनी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में हकायक पे मबनी ज़िंदगी गुजारें। और वैसे देखें तो पाकिस्तान में कोरोना के इतने बुरे हालात नहीं हैं जो चाइना ने फेस किया, जो इटली ने, जो अमेरिका ने, जो ईरान ने सब कुछ फेस किया है। पाकिस्तान बड़ी सेफ साइड पे भी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और कॉलर है शुएब हसन। अस्सलाम वालेकुम शुएब। जी वालेकुम सलाम। जी कासिम अली शाह साहब से बात करना क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि सुन रहे हैं आपको, कोरोना में जो जी मेरी आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है कि कोरोना में जो शरह अमवात है ना वो 2 से 3% है, तो ये किसी भी बीमारी में कम से कम शरह अमवात है, तो फिर ये मतलब कोरोना के हवाले से इतना खौफ क्यों पाया जाता है? ये खतरनाक कैसे है? अच्छा देखिए, कोरोना के हवाले से जो पाया जाने वाला खौफ है वो इसलिए है कि ये शरह अमवात अगर आप देखें तो आपको कम लग रही हैं, लेकिन इस बीमारी में फैलने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसमें ये सलाहियत है कि ये 1% 2% से कई गुना ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकती है। इससे पहले 1918 में जब ये फ्लू आया एक दुनिया में, उस वक्त दुनिया की आबादी से 5 करोड़ बंदे चले गए, 5 करोड़ कम हो गए। और एक अंदाज़ा ये है, क्योंकि जब भी एक बीमारी लगती है तो इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, बाकी इन्फेक्शंस भी आते हैं। एक और अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 10 करोड़ बंदा दुनिया में से कम हो गया। इससे पहले जब भी वबा, ये छूत का मर्ज है, यानी हाथ, नाक, मुंह, कान इसीलिए बचाए जा रहे हैं कि इन्हीं से ये दूसरे को लग जाता है। अगर बीमार के हाथ किसी सेहतमंद को लगते हैं तो वो बीमार हो सकता है। तो कोरोना का फिर इतना ज़्यादा हमें मीडिया के ज़रिए स्टेट ने, तमाम हुकूमतों ने पैदा किया कि वो तमाम मुल्क जहाँ पर इसे अंडर एस्टिमेट किया गया, वो तमाम मुल्क जहाँ इसे समझा गया तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पर जाके देखिए कि वहाँ लाशों को ट्रकों में डाल के डंप करना पड़ रहा उन्हें। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से अभी तक जो अमवात हैं वो 40 के करीब हैं और जो अफेक्टी हैं वो 3000 के करीब हैं। हम बड़े सेफ हैं, अल्लाह ताला हम पे करम करे। ठीक है, आमीन सुम्मा में। अच्छा कासिम अली शाह साहब, मैं ज़रूर आपसे चाहूँगी कि बहुत चेंज आया है कोरोना के आने के बाद दुनिया भर में, लोगों के लाइफस्टाइल में, ट्रेंड में, इकॉनमी में, सब जगह तब्दीली आई। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड कैसे देख रहे हैं आप कासिम अली शाह साहब? देखिए, पूरी दुनिया का निज़ाम स्विच ऑफ होके स्विच ऑन हो रहा है। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने मामलात, अपने प्रोफेशन को रीडिफाइन करना होगा। आपको समझना होगा कि ये इतने बड़े क्राइसिस ने मुआश लोगों की बंद कर दी, काम कारोबार बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, शहर बंद, मोहल्ले बंद, बाज़ार बंद, मॉल्स बंद। आपको सबसे पहले मैं अगर पूरी कौम को पैगाम देना चाहूँ तो ये कि अपनी ज़रूरत को सोचें वो क्या है। हम ज़रूरत से निकल के ख्वाहिश पे चले जाते हैं। जो ख्वाहिशात हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंसान की ज़रूरत बड़ी थोड़ी होती है। गुड लक है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। यहाँ पर इजनास की कमी नहीं है, यहाँ गंदम की कमी नहीं है, या रोटी की कमी नहीं है, या यहाँ पर हेल्प करने वाले बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मदद इमदाद करने वाले बड़ी दुनिया है ऐसी जो मदद और इमदाद की तरफ चली जाती है। लेकिन हम सबको सोचना होगा कि हेल्थ इज़ टॉप प्रायोरिटी। दुनिया सारी की तरजीह में जो नई चीज़ आ गई है वो हेल्थ है। पहले इतना सीरियस हेल्थ को नहीं लिया जाता था। दूसरा, कहीं ना कहीं एक जो नया ट्रेंड आया घर बैठ के काम करने का, ये ट्रेंड भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपनी वो स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, वो इंटरनेट और आईटी से रिलेटेड हैं, जो स्किल्स हमें घर बैठ के भी अगर कभी काम करना पड़े तो हम वो काम कर सकें। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको एक से ज़्यादा अब काम करने पड़ेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिनको स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। कई लोग ऐसे होंगे जिनके पहले वाले कारोबार
नहीं ले लें, उन्हें नए कारोबारों की तरफ सोचना होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब नहीं रही, उन्हें कोई कारोबार का सोचना होगा। कई लोग हैं जिनको सोचना होगा कि फ्रीलांसिंग अब करनी है तो कैसे करनी है। तो ये सारे सवाल, जितना जल्दी आप इन सवालों को कबूल करते हैं, कोरोना के बाद वाली जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो ये जो डिप्रेशन का माहौल है, ये जो एक अनसर्टेनिटी है, इस कोरोना के बाइस पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है इन सोचों को कि आगे क्या होना है, नौकरी रहनी है, कारोबार स्टेबल होना है, कारोबार ने चलना है, फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें ऐसे गर्दिश जब कर रही हों आपके सामने, तो कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, पॉजिटिव अप्रोच रखें कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी? देखें, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो एक्सेप्ट कर लें कि ये क्राइसिस सब पे है। बड़ी दुनिया ऐसी है जो बुरा भला कह रही है, गिले शिकवे कर रही है, लान तान कर रही है, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि उनका मसला नहीं है। इस वक्त हर बंदा दूसरे बंदे से कुदरत ने ज़रूरत के साथ जोड़ा हुआ है। हर प्रोफेशन, हर बिजनेस कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। तो इस सारे हालात में जब आसमान गिरा हुआ है, पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है, फिर देखना पॉसिबिलिटीज़ क्या है। उन पॉसिबिलिटीज़ को आप बाकायदा कॉपी पेंसिल पकड़ के लिख लें कि ये पॉसिबिलिटीज़ मेरे लिए इस डोमेन में, इस रेंज में रह के काम कर सकता हूं। तीसरा चीज है एग्जीक्यूशन। आप छोटा सा आगाज करें, लेकिन आगाज जरूर करें। अगर आप इब्तिदाई नहीं कर सकते, आप इनिशिएट नहीं कर सकते, आप थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स आपकी नहीं है, तो फिर आप बड़े महदूद हो जाएंगे। एक डार्विन की थ्योरी के 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं। एक पॉइंट तो क्रिटिक किया जाता है रिलीजियस हवाले से कि वो कहता है बंदर से इंसान बना है, लेकिन दूसरा पॉइंट उसका बड़ा जबरदस्त है। डार्विन कहता है कि जो सर्वाइवल है वो वही सर्वाइव कर सकता है क्राइसिस और मुश्किल हालात में, जो हालात के साथ साथ खुद को बदलता है, जो खुद को चेंज करता है। दुनिया में वो इदारे बका पे नहीं रहे, खत्म हो गए जो चेंज नहीं हुए। वो लोग सर्वाइव नहीं करते, वो दुनिया के एक्सपर्ट सर्वाइव नहीं करते, काबिल लोग जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते वो सर्वाइव नहीं करते। सो ये वक्त है क्राइसिस में आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। आप सब इनफरादी सतह पे सोचिए आप खुद में क्या बेहतरी ला सकते हैं। मैं जाती तौर पे बीइंग एनालिस्ट, जितना मुताला मैंने इन दिनों में किया, पिछले दिनों में शायद नहीं कर सका। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आगे क्या होगा, प्लान बना लें, या इस वक्त कम सोचें, हालात को निकलने दें और उसके बाद प्लान एग्जीक्यूट करें कि क्या करना है, क्या आगे जो है ना हालात को देखते हुए अब सोचना चाहिए? इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। देखें, प्रोएक्टिवनेस बड़ी अच्छी है, पहले से सोचना चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए। बड़ी दुनिया, मैं आपको कुछ हकायक आपको बताना चाहूँगा। बड़ी दुनिया इंतज़ार कर रही है, शायद 14 या 15 के बाद वैसी ही ज़िंदगी हमें वापस मिल जाएगी जिस तरह कोरोना के लॉकडाउन से पहले थी। ऐसा नहीं होगा। ये लॉकडाउन, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ख़त्म की जाएंगी। आपका ये रमज़ान पिछले रमज़ानों से मुख्तलिफ होगा। आपके आने वाला वक्त कुछ माह का पिछले सालों से मुख्तलिफ होंगे। आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री, आपके तालीमी इदारे, आपकी अकेडमीज़, आपके बच्चे, उनकी पढ़ाई, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, सब चीज़ों पे किसी न किसी शक्ल में असर पड़ने वाला है। सो पहले से सोचना चाहिए। लेकिन परेशान होने का मतलब ये है कि आप इतना परेशान फिर ना हो कि आप फिर काम करना छोड़ दें, आप रुक जाएं। ये लॉकडाउन जो है ये ख़त्म होगा, अल्लाह हालात को बेहतर करेगा, लेकिन जैसे ये कर्टन हटना है, जैसे ये पर्दा हटना है, इसमें बेहतर वो होगा जो खुद को प्रिपेयर करके लाएगा। बेहतर वो होगा जो पहले से ज़्यादा रिफाइन और बेहतर इंप्रूव हो चुका होगा। जो हालात के इंतज़ार में बैठा है कि हालात अच्छे आएंगे, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, भाई आप खुद अच्छे नहीं होंगे, आप खुद को इंप्रूव नहीं करोगे, खुद को बेहतर नहीं बनाओगे। जितने मर्जी अच्छे हालात आ जाएं, आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। बेरोजगारी का खौफ बढ़ रहा है, जैसे कि अभी कहा हमने, थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि 3 करोड़ से ज़ायद लोग इफ़ेक्ट होंगे, बेरोजगारी का तनासुब इस हद तक बढ़ जाएगा। तो जॉबलेस होने का फियर एक वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे हालात में जब नौकरियां नहीं होंगी तो हम किस तरह, जो लोग हैं जिनके पास नौकरियां ना हो, वो क्या करें? कुछ प्लान्स बनाएं, छोटे कारोबार स्टार्ट करें, क्या आप उनको टिप्स देंगे? अब यहाँ पर 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि नौकरी किन के पास होगी? नौकरी उनके पास होगी जो किसी भी इदारे, किसी भी सिस्टम की शदीद ज़रूरत है।
शदीद ज़रूरत है, या उनकी फिर काबिलियत ऐसी है कि उनका सब्सिट्यूट नहीं है, वो तो जॉब्स पे कहीं ना कहीं रहेंगे। नंबर 2, एक बड़ी तादाद जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं कि उनकी जॉब नहीं रहनी, मेरी उनसे गुजारिश है कि घबराएं ना। ज़िंदगी में दिन एक से नहीं रहते, हालात एक से नहीं रहते, चीज़ें एक सी नहीं रहती। अगर कभी क्राइसिस आता है तो उसके बाद बेहतर वक्त भी शुरू हो जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कुछ अरसा पॉज रुकना पड़ गया है और थोड़ा सा आपका इंतज़ार शुरू हो गया है तो खुद को इम्प्रूव कर लीजिए। आप अपनी स्किल्स पे काम कर लीजिए, अपनी नॉलेज पे काम कर लीजिए, आप अपने आप को बेहतर बनाइए। अच्छा, मुमकिन है ये क्राइसिस आज के 2-3 साल बाद हम जब कहानियाँ लें इस क्राइसिस की, तो कई कहानियाँ सक्सेस स्टोरीज की शक्ल में मिलें कि कई लोग हमें मिलेंगे और वो कहेंगे यार कोरोना क्राइसिस शुरू ना होता तो हम कारोबार शुरू ना करते, हमारी कामयाबी की कहानी ना बनती। तो वो कामयाबी की चंद कहानियाँ नहीं चाहिए, हमें ये लाखों कहानियाँ चाहिए कि इस मुल्क पे क्राइसिस आया था, ये इतनी बहादुर कौम थी, ये इतनी ताकतवर कौम थी कि इस क्राइसिस से इसने अपॉर्चुनिटीज बनाई और फिर आगे निकल गई। बिल्कुल ऐसे ही। कासिम अली शाह साहब, जहां आपने कहा ना कि हमें अपनी नॉलेज पे काम करना है, स्किल्स पे काम करना है, सोचने की भी बात हुई, आप नौजवानों को कौन सी ऐसी बुक्स कहेंगे कि वो पढ़ें, किस तरह का मुताला करने की ज़रूरत है कि आपके स्किल्स में इजाफा हो, नॉलेज में इजाफा हो? और कहते हैं ना कि किताब आपकी बेहतरीन दोस्त होती है, तो आपको इस खौफ से, डर से और बहुत सारी सोचों से निकाल भी देती है। देखिए, किताब पढ़ने से पहले अपने अंदर तलाश, सवाल और एक इंटरेस्ट बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप अपने अंदर तलाश नहीं करते कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा पढ़ना है। मसलन मैंने बड़ी ताज़ा किताब परसों शुरू की और कल ख़त्म भी कर दी। मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी है, मैं बहुत सी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सा नॉलेज हासिल करता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। अभी भी मैं जब गाड़ी से उतरा तो मेरे साथ इतनी किताबों का पलंदा था जो मेरे अभी पास ही सामने पड़ा है। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो देखिए आप में सवाल क्या है। अब मेरा परसों सुबह में सवाल ये था कि कोई जल्दी कैसे सीखा जा सकता है, कोई स्किल्स अपनी कैसे इंप्रूव की जा सकती हैं। तो मैंने जॉन कॉफमैन की किताब द फर्स्ट 20 हॉर, पहले 20 घंटे, ये पूरी की पूरी किताब पढ़ी, इसकी प्रेसी की, इसका कंटेंट बनाया और एक वीडियो इस पे अनकरीब बना दूंगा। सो जब तक आप में खुद सवाल नहीं है मुझे क्या सीखना है, मुझे लीडरशिप सीखनी है, मुझे मैनेजमेंट की कोई स्किल सीखनी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मुझे एक कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज पढ़नी है, जब तक सवाल आपके पास नहीं है आप जवाब की तलाश करें। जी बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू से रही। वक्त यही है कि इस वक्त जो पॉज मिला है उसमें अपने आप को तलाश करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जो तब्दीली हो रही है, ये जो दुनिया में चेंजेस आने हैं, इसमें खुद को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।